नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि अगस्त का मंथ चल रहा है, तो 14 अगस्त भी आने वाली है और 15 अगस्त भी आने वाली है। और आज बल्कि अली हमारे साथ है और अली के चैनल पे आज किसी ने लगाया कि वाघा बॉर्डर पे बादलों ने जो है वो पाकिस्तान का नक्शा बना दिया है। तो वो भी एक न्यूज चल रही है और मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स और इंडियन फॉलोवर है वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि प्लीज इसको ट्रांसलेट कर देंगे, ये क्या लिखा हुआ है। अभी पाकिस्तान से आए थे तोहफे में भेजे थे हिंदुस्तान ने वो बात। तो बिल्कुल, तो हम जरा डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान और ये कि 1947 से लेके अभी तक हमारे रिलेशंस बेहतर क्यों नहीं हो सके, वरना अलग तो बांग्लादेश भी हमसे हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारी वो टेंशन नहीं है जो हमारी इंडिया के साथ है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं जो हमारे साथ आज गेस्ट है। हमें जी इंडिया से हमें ज्वाइन किया है शिवम त्यागी साहब ने। आपका ताल्लुक बीजेपी से, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन सैयद अली हैदर ने। थैंक यू सो मच अली। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली आपसे पूछती हूँ, क्या बादलों ने क्या बनाया है? आपका चैनल आज क्या दिखा रहा है? नहीं देखिए, ये इस तरह का अब यूं कह लें कि अपना कंट्री सेंट्रिक जर्नलिज्म वो हर जगह होता है। इसमें मेरे ख्याल है ज्यादा कमेंट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जैसे पॉलिटिशियंस जलसों में, पॉलिटिशियंस रैलीज में बहुत आगे की बात कर जाते हैं जिसका भी वजूद नहीं होता है और बाद में खुद कहते हैं जनाब हम जो है वो सियासत कर रहे थे। अब आप देख लें इमरान खान साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं इंडिया पर हमला कर दूं क्या? लेकिन यही इमरान खान साहब जब तकरीरें किया करते थे इलेक्शन के दिनों में तो तब हम इंडिया को के साथ वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सियासी बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की जो चीजें होती हैं कि बादलों में कुछ नजर आ गया, लोगों को बादलों में कभी महबूब नजर आता था, कभी अपना बिलवड नजर आता था, आज मुल्क नजर आ रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। द प्रॉब्लम इज जो आपने अभी आरजू सवाल उठाया और त्यागी जी तो खुद पॉलिटिशियन है। ये मामला जो है ना वो ना म्यूचुअल इंटरेस्ट का है। ये मामला मुझे ऐसा लगता है ये मामला शुरू दिन से ये सियासत का है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इस किसी चीज के नाम पे पॉलिटिक्स की जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि हम बात कर भी नहीं सकते। अभी जब बात आगे बढ़ेगी, जब त्यागी जी भी बात करेंगे तो फिर बातों से बात निकलेगी। हम बात कर भी नहीं सकते क्योंकि उनको भी कई ऐसी चीजों को हाथ पर खामोश रहना पड़ेगा जो उनके कंट्री के मफाद में है मगर सच है, वो बोल नहीं पाएंगे। मैं भी कई ऐसी चीजें उन पे या पर्दा डाल दूंगा आरजू, या उन चीजों पर मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगा क्योंकि वो मेरी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आएगा, मगर वो सच होगा। हमने दोनों तरफ का जो सच है उसको दबा के रखा हुआ है और जो इल्यूजन है उसके पीछे खुद भी लगे हुए हैं और हमने अपनी आवाम को भी लगाया हुआ है। यही वजह है कि उस इल्यूजन के पीछे हमने 4 जंगें भी लड़ ली आपस में, हम आज भी लड़ रहे हैं और न जाने कब तक लड़ते रहेंगे। अगर हमने इस चीज को खत्म करना है तो फिर दोनों देशों को और दोनों साइड्स को अपना अपना सच सामने लाना पड़ेगा और वो सच कड़वा होगा, वो दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मेरा सच अच्छा नहीं लगेगा, त्यागी जी को उनका सच अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों का सच बहुत भद्दा और बड़ा भयानक होगा, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज ये लड़ाई खत्म नहीं होने की। बिल्कुल, मेरे ख्याल से भी यही है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो कमजोरियां पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान जब तक मानेगा नहीं वो ठीक नहीं होगी और सेम यही चीज इंडिया के ऊपर भी लागू होती है। सो त्यागी साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो हम चले आ रहे हैं 1947 से और अब आपको मालूम है कि ये 14 अगस्त और 15 अगस्त आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम उधर ही खड़े हैं। क्यों हम अभी तक एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पाए? हम कब अपनी अपनी गलतियां कब मानेंगे? देखिए आरजू, होता क्या है कि जनरली जब आप किसी भी घर की मकान की नींव रखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, वही होता है। जब नींव सही नहीं रखी जाएगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लें मकान सही नहीं बना सकते। आप 1000 कोशिशें भी करेंगे लेकिन आपको वापस वही नींव में जाकर चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आप अगर हम बात करें नींव की तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था राजा हरि सिंह का इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ। उसके बाद चीजें बहुत क्लियर थी, हम वहां से हमने चीजें शुरू की। 26 अक्टूबर के बाद कबाइलियों ने एक मूवमेंट शुरू किया विच वाज बैक्ड बाय पाकिस्तानी, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। तो उसके बाद चीजें आगे खराब होती चली गई, कहीं ना कहीं कश्मीर एक मसला बना।
आने वाली सिचुएशन में हमने देखा कि किस किस तरह से हमारा मेजर पॉइंट आज भी वही है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उसी पर हम लगातार बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं बैक करने के लिए, इंडिया अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट दे सकता है। मेरे भाई ने बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात की। आजकल यूथ में ये चीज बहुत बेहतर है कि इंसान सच बोलने की थोड़ी सी कोशिश करता है। सीजन्ड पॉलिटिशियंस के साथ ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि वो उतना शायद खुल के नहीं बोल सकते जितना मेरे भाई ने बोला। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट अपने अपने होते हैं, चीजें अपनी अपनी होती है। एक वो रीजन अगर हम शुरुआत से वहां से लेके चले तो शायद चीजें बेहतर हों, लेकिन वहां से नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं 1999 का। कारगिल में युद्ध चल रहा था, आपके यहाँ आपके जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब थे और मुशर्रफ साहब आपके जनरल हुआ करते थे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में हमारे प्रधानमंत्री थे और उनको पता चला कि ये सारी चीजें मूवमेंट हो रही हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ जी को एक फोन किया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जी ने फोन उठाया और फोन उठाकर बात करनी शुरू की। अटल जी ने कहा कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस तरह से चीजें बेहतर चल रही थी, हम खुद बस में बैठकर यहां से गए, चीजें बेहतर करने की कोशिश की और हम चाहते थे कि एक बायलैटरल टाइज हमारी बहुत बेहतर रहे। तो उधर से नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अटल जी ने कहा कि मैं फोन किसी को देता हूं, शरीफ साहब एक बार आप बात कीजिए। तो जो दूसरे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठे थे वो थे दिलीप कुमार, जिनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने शरीफ साहब से कहा कि देखिए, आपने जो ये किया है, जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं दूसरी तरफ से, तो मेरे जो देश के मुसलमान हैं, उनको भी यहाँ बहुत तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती है। मैं एक छोटा सा रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे, जब आप सीरीज ऑफ एविडेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली गलती कहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि आइदर इट्स ब्लैक और व्हाइट, मतलब कहीं ना कहीं ग्रे एक एरिया है, जाहिर है हमें उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल विल अगर हो तो हम इसे ठीक नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में भी आपकी डिबेट शोज में हमेशा कहा है कि मेरी तरफ से मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आपके न्यूज चैनल्स पर क्या क्या दिखाया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खुद कोशिश की, वो खुद एक शादी में पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास पर और शादी में शामिल हुए। जाहिर है एक अनप्लान्ड ट्रिप किया और ट्रिप के बाद एजेंडा ये होता है कि जब आप वर्ल्ड लीडर होने के साथ या फिर एक हेड ऑफ द स्टेट होने के साथ साथ अपना एक पर्सनल बॉन्डिंग बहुत बेहतर बना लेते हैं तो कंट्री के रिलेशनशिप बेहतर होंगे, इस बात की बहुत गुंजाइश होती है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसका एक मेजर रीजन जो मैं आज मानता हूं वो ये कि टेररिज्म एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। मैं कहता हूं कि जानता हूं कि अगली बार जो उधर से मेरे दोस्त बोलेंगे वो कहेंगे कि हम भी इससे सफर कर रहे हैं, सारी दुनिया इससे सफर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मेजर पॉइंट रहा है जिसको लेकर दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही, एक रहा कश्मीर और दूसरा रहा टेररिज्म। अगर हम दोनों पर शायद कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर या जो भी करके उस चीज को आगे लेकर जाए, एटलीस्ट बात करें, कॉमन मिनिमम तो दूर की बात है, तो शायद चीजें बेहतर होंगी फ्यूचर में। जी अली, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तो खुद आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा इसका शिकार रहा है टेररिज्म का। वो अभी जो त्यागी साहब ने एंटिसिपेट किया कि मैं ये जवाब दूंगा, देखिए नेचुरली इसका ये जवाब है, मगर ये कहते हैं ना कि टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन थिंग राइट। मतलब अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो हिंदुस्तान कंप्लेन कर रहा है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, और मैं कहूँगी हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो फिर ये इसका जवाब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है, जो हमारे यहाँ हो रहा है, आइए मिलके बात करते हैं इस पर और इसका कोई हल निकालते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा है वो भारत से स्पॉन्सर हो रहा है, और भारत को ये लगता है कि जो उनके यहाँ टेररिज्म हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो ये दोनों देशों को इस पर बात करनी चाहिए। हाँ, एक शिकायत कहने या यूं कहने के पड़ोसी होने के नाते मुझे ये गिला है कि इस इशू पर मजीद बात या मजीद चर्चा होनी चाहिए थी दोनों देशों के माबैन, एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल पर होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में कई बार, अब ये पिछले कोई एक साल से तो ऐसा नहीं हुआ, बट राइट आफ्टर इमरान खान टुक ऑफिस, उसके बाद कई दफा उन्होंने ये कोशिश की कि कम लेट्स टॉक। भारत की तरफ से उस पर जो है वो एक कोल्ड शोल्डर दिखाया गया। अगर हम इन इश्यूज पर बात कर लेते, बैठ जाते, तो शायद हल निकल आता। उसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह जो भारत का वर्जन है वो ठीक हो कि जी ये अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, और जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का वर्जन भी जो है वो ठीक हो कि जनाब पूरे के पूरे पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म के पीछे भारत एज अ स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन कभी कभी आपकी स्टेट के अंदर भी आपके स्टेट जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे
एक्टर्स होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स का किरदार निभा रहे होते हैं, जो स्टेट से बढ़कर, स्टेट से हटकर अपना काम कर रहे होते हैं, उनको रेन इन करने के लिए, लगाम डालने के लिए फिर स्टेट ही जो है वो सामने आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने आप को, देखिए मैं चीजों को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए तैयार हूं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो जनता है, जो आवाम है, वो भारत से नफरत नहीं करती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भारतीय आवाम भी जो होगी, जनता होगी, वो हिंदू हो, वहां के मुसलमान हो, वो पाकिस्तान वासियों से इतनी नफरत नहीं करते होंगे। अगेन हमें आरजू, मैं आज के पॉइंट पे जरा जोर दूंगा, हमें दोनों तरफ का सच सामने लाना है। मैं एक छोटी सी बात कर दूं, और ये बात जो है वो शायद इससे बात आप त्यागी साहब भी एग्री करें, और ये बड़ी, मैं पाकिस्तान में बैठ के बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस बात के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात के। देखिए अगर आपकी गली में, आपके पास त्यागी साहब कोई, आपने कोई गार्ड वार्ड रखा होगा, आपकी गली में कोई गार्ड वार्ड होगा जो पहरा देता होगा, चौकीदार होगा, मेरी गली में भी चौकीदार है, और आपके पास भी होगा। जिस दिन उस चौकीदार को इस बात का यकीन हो गया ना कि यहाँ पे अब चोर नहीं आएगा, और वो यकीन उसने आपको दिला दिया, तो उस चौकीदार की नौकरी खतरे में बढ़ जाएगी। वो हफ्ते बाद, महीने बाद, या 3 महीने के बाद हल्का सा आपको बताएगा जरूर कि मैंने यहां से एक दफा चोर को जाते देखा था। उस चौकीदार की चौकीदारी की जो नौकरी है, वो उसी डर पे कायम है जो आपके अंदर बसा रहेगा। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, आई एम श्योर कि त्यागी साहब भी समझ गए होंगे। और मुझे लग रहा है अली नेक्स्ट वीक आपने शो नहीं करना, मुझे भी गायब करवा दे। ये चौकीदार दोनों तरफ है, मैं आपको ये बता दूं, मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चौकीदार भारत में भी यही कर रहा है, भारत के चौकीदार में भी ये मसला है, पाकिस्तान में। आपको थोड़ा सा इस चौकीदार को भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, फिक्र मत करो, आपकी बंदूक हम नहीं लेंगे, आप अपने पास रखो, मगर आप जो है ना, वो गली में चोर नहीं आएगा। बिल्कुल जी जी जी। त्यागी देखिए, सबसे पहले तो हैदर, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो मैं 2-4 लोगों को जानता हूं उनको वहां से DGI-SPR उठा लें और कुछ ऐसा करा दे, फिर तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं रह जाएगा। तो मैं कहता हूं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो। दूसरी बात, आपने कहा हम बात करें, बात हम जरूर करें, लेकिन कैसे करें? आप मुझे एक चीज बताइए, आप कहते हैं कि शिवम त्यागी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम दोनों आके अक्रॉस द टेबल बैठे और आपने ले जला के पिस्टल बीच में रख दिया, और रखने के बाद आप बोलते हैं कि अब मैं बात करूंगा। आपको लगता है इससे बात हो सकती है? नहीं हो सकती। जब मैं पिस्टल कहता हूं, दैट मींस जब टेररिज्म ऑलरेडी वहां पर है, बात करना इम्पॉसिबल है। मैं छुरी लेकर अगर आपको गले लगाना चाहूं, आप लगोगे? नहीं लगोगे। आपको पता है आपको कमर में छुरी मारनी है, तय है। और अगर आप करेंगे तो बेवकूफी होगी, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको 99 छोड़िए, बहुत पीछे के रेफरेंसेस दे सकता हूं, उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। एक बात। दूसरा, आपने चौकीदार की बात कही, मैं चौकीदारी के रेफरेंस में भी आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, अगर मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स आपको अभी गिनाना शुरू करूं, मैं जब ऐसा कहता हूं तो इमरान खान को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं। जब मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स की बात आपको गिनाना शुरू करूं तो 500 साल से लेकर और 100, 50, 150 साल के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने खत्म किया है। हमें पंचिंग बैग की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे प्रधानमंत्री को। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर वाकई ही दिक्कत है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर बने, हम तो चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर बहुत बेहतर हो, हमारी डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातें हैं वो बहुत बेहतर हो, हमारा यूरोपियन टेरिटरी में भी उतना ही असर हो, साउथ ईस्ट एशिया में भी उतना ही असर हो, पूरे एशिया में भी उतना ही असर हो, हम चाइना से भी उतना ही बेहतर करके चले, हम बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे कोई भी कंट्रीज हैं, हम उनसे भी बेहतर करें। पाकिस्तान कैन नॉट बी द ओनली एजेंडा फॉर इंडिया, बट अगर बॉर्डर पर, LOC पर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बार बार पाकिस्तान की बात होगी ही होगी। हम लोगों के बीच में अगर शांति स्थापित हो जाए तो उसके बाद जाहिर है ये बातें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ना आपकी साइड के जर्नलिस्ट इस बात को उठाएंगे, ना मेरे साइड के जर्नलिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हमेशा चलता ही रहता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हाँ, चीजें शायद आज से 10 साल 20 साल बाद बेहतर हों। एक जमाने में सोवियत यूनियन से बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर हुआ करती थी, फिर उसके बाद थोड़ी इधर उधर हुआ, फिर चीजें बेहतर हुई। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा अप डाउन, और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई भी बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होता, सीमेंटेड कुछ नहीं है। आज बेहतर है, कल शायद थोड़े नॉर्मल होंगे, एवरेज होंगे, फिर शायद बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जरूर रही है कि हमारे आपके साथ संबंध कभी बेहतर नहीं हुए, और उसका एकमात्र रीजन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको बार बार डिस्कस करने का मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की, मैं मानता हूं नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, मेरी साइड में भी हैं, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। अगर मेरे देश में रहकर
कोई व्यक्ति प्रोपेगेंडा करता है किसी भी कंट्री के खिलाफ या मेरे खुद के देश के खिलाफ, तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, हमें उनको ठीक करना ही पड़ेगा। हम ये कहकर बच ही नहीं सकते कि साहब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किस लिए है भाई? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आपको इसलिए मिली है ताकि आप पूरे देश को सारे इश्यूज को एड्रेस करें, और अगर कोई देश को या फिर किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को या फिर आपका जो नेबर रिलेशनशिप है उसको कोई अगर हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको एड्रेस करें और ठीक करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बात। दूसरा, नॉन स्टेट एक्टर्स इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते जब तक उनको कहीं ना कहीं बैकअप नहीं मिलता। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, हमें उसमें विश्वास करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर बढ़ना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो प्रॉब्लम रही है। और मैं अभी भी होपफुल हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आने वाले टाइम में चीजें ठीक नहीं होंगी, जरूर होंगी। शायद आप जैसे जो एक यंग लैड है आकर बैठे हुए हैं इस बारे में इतना एक मैनिपुलेटिवली बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें बेहतर होंगी। शायद आप तब वहां तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका आर्मी कंट्रोल है या आपका जो DGISPR कंट्रोल है वो कम होगा, आप थोड़ा और ज्यादा वोकल होंगे डेमोक्रेसी को लेकर, आप शायद चीजें बेहतर करने की कोशिश करें, और इधर से भी फिर एक पहल होगी, आप अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे, जरूर चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसके लिए एक राइट अप्रोच और पॉलिटिकल विल का होना बेहद जरूरी है। आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि छुरी के साथ गले नहीं मिला जा सकता, वो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। जब आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर, मैं मान सकता हूं कि उससे आपको भी नुकसान हुआ है, मैं एक पर्सन के लिए अगर मान भी लूं कि आपको आतंकवाद से नुकसान हुआ है, तो आपको डील तो आपको ही करना पड़ेगा उससे। भाई हिंदुस्तान आपके देश में जाकर खात्मा नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि हमने अभी करना शुरू कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है, जिस दिन वो ठीक हो गई अपने आप रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। सबसे बेहतर हुए ही आपसे क्यों नहीं होंगे? भाई एक चीज बताइए, आप जितनी भी मुस्लिम बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके 5 हाईएस्ट ऑनर तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध तो बेहतर हुआ है। मैं कहता हूं अगर आपकी तरफ से एक बेहतर पॉजिटिव शुरुआत होगी और सिर्फ दिखाने वाली नहीं, रियल में शुरुआत होगी, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पड़ोसी को दुश्मन बनाने की जरूरत है। अटल जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और हम इस बात पर मानते हैं। और अटल जी वो व्यक्ति थे इस देश के, वो प्रधानमंत्री थे, वो मेरी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जिनकी बातों पर और वैल्यूज पर हम चलते हैं। लेकिन अली आपकी तरफ चलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो अवार्ड्स जो मिले हैं मोदी जी को, तो चाहे वो उन्हें मिले हो चाहे किसी को, आजकल के जमाने में अवार्ड मिलना कोई खास बात नहीं है। और जिस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं उस पर तो अब मैं मोदी जी की बात नहीं करी, ऑन होल किसी भी फील्ड में जो अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो हमारे जर्नलिज्म फील्ड में ही अक्सर लोग लिखते हैं अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, तो वो इसका मतलब आरजू जी आप यकीन मानिए, आप इंडिया की तरफ से कितनी भी बेहतर बातें कर लें, आपको भारत रत्न नहीं मिल सकता। अवार्ड बिके हो सकते हैं लेकिन हाईएस्ट ऑनर नहीं बिक सकता ना। मुझे भी शायद पाकिस्तान का नहीं मिल सकता, मैं कितनी भी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कर लूं, पॉजिटिव बात कर लूं। आप कहते हैं कि ठीक है जर्नलिज्म के अवार्ड, ये अवार्ड, आईफा अवार्ड, वो सब बिका हुआ हो सकता है, लेकिन जब हम हाईएस्ट ऑनर की बात करते हैं which is decided by the president और prime minister of the country, तो नहीं इतना आसान है। आप मुझे अवार्ड देंगे क्या? बताइए, आप मुझे अपने न्यूज चैनल की तरफ से कोई अवार्ड दिलवा दीजिए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं त्यागी जी, अगर अमेरिका प्रेशर डाले अली किसी के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, यूएई के ऊपर, तो क्या अवार्ड नहीं दे देंगे वो? देखिए चले, ये एक और बहस है जो जिसका जिक्र त्यागी साहब ने किया, मैं जरा उस पर आता हूँ। देखिए मैं कड़वी बातें करना नहीं चाह रहा आज, वरना अवार्ड की जो आगाज अवार्ड का मैं भी नहीं करना चाहता, अग्री मैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी भी एक पाकिस्तानी ऑडियंस है जो देख रही है इस वक्त, तो जो पहला अमेरिकन अवार्ड जो था, अमेरिकन अवार्ड जो सबसे पहला था वो अमेरिकन अवार्ड था। इस सब अवार्ड से पहले जो मोदी जी को अवार्ड दिया गया था वो अमेरिका ने दिया था जब वो सीएम हुआ करते थे गुजरात के। खैर उस तरफ नहीं जाते। अच्छा, अब जहां तक जिक्र अभी त्यागी साहब ने किया कि ऐसी बात ना की जाए कि जिसपे यहाँ का ISPR खफा हो जाए या कोई और खफा हो जाए। देखिए यही वो प्रॉब्लम है। मैंने जिस तरह एड्रेस किया कि हमें किसी के खफा होने पर सच को नहीं छुपाना, और ये जो मैंने सच बताया है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है ISPR से, ISPR वालों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा उनसे राब्ता रहता है, बट हमारे दोनों साइड को, त्यागी साहब को भी सच मानना पड़ेगा। जब मैंने ये सच बोला है कि ये एक सच है, तो उस पार के, ख्वाह वो नागरिक हो, ख्वाह वो वहां का पत्रकार हो, कोई भी हो, उसको भी ये सच मानना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ भी ये मसला है। दूसरी बात ये देखिए, छुरी वाली बात जो त्यागी साहब ने की ना, चले मान लिया कि जी पाकिस्तानी जब मिलते हैं तो बगल में छुरी होती है, उधर से भी जो है वो या चाकू होता है या तलवार होती है। अब एक तलवार हमारे यहाँ आजकल मेहमान है, वो है कुलभूषण यादव जी।
वो तलवार थी, अच्छी खासी बड़ी तलवार थी, जो कि बड़ों बड़ों को काट भी चुकी थी। वो आजकल मेहमान है पाकिस्तान में। तो अगर हम ब्लेम गेम पे जाएंगे, और त्यागी साहब बड़े लकी हैं कि वो भारत में होने वाले आतंकवाद के जितने भी वाकयात हैं उनको गिनवा सकते हैं, जिसमें उनको लगता है कि पाकिस्तान मुलव्विस था, वो ही कैन काउंट ऑन। मैं इतना अनलकी हूं कि मेरे पास काउंट भी नहीं है, आई डोंट हैव अ काउंट ऑफ दिस, कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 सालों में कितने टेररिज्म वाकयात हुए जिसमें नाम आया भारत का, इल्जाम लगा भारत पर, मतलब क्योंकि वो इतने ज्यादा है, मेरे पास उसका फिगर भी मौजूद नहीं है। तो अगर पाकिस्तान उस चीज को अपने अपने अंदर एक खलिश रखता या खलीज रखता कि नहीं जनाब, पहले आप हम बताएं कि अभी हाल ही में जो चाइना का ये जो एम्बेसी पे, चाइनीज कॉन्सुलेट में कराची पर हमला हुआ, इस पे पाकिस्तान का ये मानना है कि इसमें भारत मुलव्विस था। उससे पहले भी चंद जो हमले हो रहे हैं, जो आजकल एमक्यू लंदन एक्टिव हुआ है, अल्ताफ हुसैन जो अपीलें कर रहे हैं बार बार कि मुझे रॉ हेल्प करे इन ऑल दिस, और मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उसमें भी हम कह सकते थे। द प्रॉब्लम इज कि आप ये प्री कंडीशन जरूर लगाएं कि देखो जी टेररिज्म को आपने खत्म करना है, लेकिन उस प्री कंडीशन में आप ये भी देखें कि भाई अगर पाकिस्तान बगल में छुरी लेकर आता है तो हमारे बगल में भी चाकू होता है कि जब हम बैठ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं और वो अपना काम कर जाते हैं और किसी भी प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ क्या। मेरा पॉइंट ये था, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, और ये मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं विद इन द इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स की सपोर्ट हासिल होती है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर, मतलब मैं अगर कल को बोलूं कि मैं बंदूक उठाऊंगा और मैं स्टेट के खिलाफ निकल पड़ूंगा और मैं तो 2 दिन में पकड़ा जाऊंगा, अनटिल और अनलेस मुझे कहीं ना कहीं से ऐसी सपोर्ट हो। इट डजंट इम्प्लाई आरजू कि मुझे स्टेट की सपोर्ट है या मुझे उस पूरे इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट है। अब अगर आज कुलभूषण यादव को अगर मैं ये कहूं कि जनाब मोदी जी ने कहा था उसकी यहाँ पे थपकी देके कि चल बेटा जाके पाकिस्तान में ये सब कर, ऐसा नहीं होगा। बट माइट बी पॉसिबल कि एक वहां के भारत के इंस्टीट्यूशन में किसी ग्रुप, अ सेट ऑफ ग्रुप, और माइट बी एन इंडिविजुअल, उसकी सपोर्ट उसको हासिल हो, उसने सब कुछ किया। एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का कोई नॉन स्टेट एक्टर मुंबई में जाके या किसी और शहर में जाके कुछ करता है, इट डजंट इम्प्लाई करेगा चल के, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात करना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर ये चीजें कभी भी ऑफिशियल नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे कभी भी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको एंडोर्स नहीं किया जा रहा होता। एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन में या आपके इदारे के अंदर कौन से ऐसा कर रहे हैं। ठीक जी, आप कुछ कहेंगे? अली आपके थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम था जी। Sure. I've made that point clear. जी देखिए, कुलभूषण जाधव की एक बात बहुत क्लियर कर लेते हैं, लेट्स सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल, जो कि पॉसिबल नहीं है शायद। कुलभूषण जाधव को कभी भी इंडिया ने डिनाई नहीं किया, अनलाइक 1999 जैसे कि आपने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था और ये कह दिया था कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हैं आतंकवादियों के भी साथ। कुलभूषण जाधव जब आपने उठाया उसके बाद से ही कुलभूषण जाधव के साथ हिंदुस्तान की सरकार खड़ी है। हम सिर्फ आपको ये चीज कहते हैं कि ठीक है, कोर्ट्स आपकी जैसी भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जैसी भी है, लेजिस्लेशन आपकी जैसी भी है, वो ठीक है। हम एक फेयर ट्रायल चाहते थे, उसके लिए भी हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा। आईसीजे में जाके तो हमने आपसे काउंसलर एक्सेस लिया। मैं कहता हूं एक चीज बताइए, आप फॉर अ सेकेंड आप उसको कहते हैं आतंकवादी था, आप उसको कहते हैं कि वो डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, आपको तो एटलीस्ट एक फेयर ट्रायल तो होने दीजिए ना। किस बात का डर है? हमें वो एक व्यक्ति जिसको एक प्रॉपर लीगल एड मिल सके, उसके लिए भी हमें आईसीजे जाना पड़ा। और आप हम में और आप में सिर्फ इतना सा फर्क, हम में और आप में नहीं, हम दोनों तो शायद एक ही जैसे हैं, सरकारों में फर्क देखिए कि हमने यहां पर कसाब को भी लीगल एड दी। हिंदुस्तान में बैठकर जिस आदमी ने AK-56 लेकर कम से कम 100 से ज्यादा आदमियों को मारा, उसको हमने जेल में रखा, उसने अपने सामने खड़े हुए पुलिस वालों को भून दिया खड़े होकर। शायद बाकी के 10 और खड़े थे, कोई और कंट्री होती तो कम से कम 200 गोली उसमें मारती। बावजूद उसके हमने उसे पकड़ा, उसको जेल में रखा, उसको लीगल एड दी। लीगल एड देने के बाद जब सारी कोर्ट्स के डिसीजन आए, और बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, शायद गोली मार भी दी जाती तो कोई कोर्ट नहीं पूछता दुनिया के किसी भी कोर्ट में, लेकिन फिर भी हमने फेयर ट्रायल चलाया। और जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद हमने उसे एग्जीक्यूट किया। आपने क्या किया? हमने कहा कि कुलभूषण जाधव को एक वकील दे दीजिए। हमें उसको भी लेने के लिए आईसीजे जाना पड़ा। और आप कहते हैं कि वो हमारा एक स्पाई है।
ठीक है, आप कहते हैं स्पाई है, लेकिन कोर्ट में आ जाइए ना, आप ही का कोर्ट है, आप ही के जजेस हैं, एक बायस नजरिया होगा, बट कोर्ट में तो आने दीजिए ना। एक चीज। दूसरा, जब हम कहते हैं कि लगातार ऐसी चीजें होती रहती हैं, लगातार इस तरह की प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान भी अगर छुरी आप लेकर चलते हो तो हिंदुस्तान भी चाकू लेकर तो चलता ही है। अब साहब एक चीज बताइए, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी भी है, गले भी मिलना है, पता भी है, छुरी लेकर आएगा तो चाकू तो लेकर चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज है। हमारी अपनी पॉलिसी है कि हम अपनी तरफ से अटैक करते नहीं, लेकिन डिफेंस तो करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है हमारी। दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लगातार आपकी गवर्नमेंट की हिस्ट्री निकाल लें, ज्यादातर 4 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं डिस्टेबल करके हटाया गया अपनी कुर्सी से। आज भी एक चीज जो आपको मानने की जरूरत है और समझने की, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मुल्क गलत है या आप गलत हैं या कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर डेमोक्रेसी को एक तरह से मौकरी बनाया गया है, और ये रियलिटी है, और ये आप ही की कंट्री में बार बार हुआ है। आप एक चीज बताइए, ये परसेप्शन वर्ल्ड वाइड क्यों गया कि पाकिस्तान में जो भी कुछ रूल करता है वो वहां की फौज रूल करती है? क्योंकि फौज ने आपके प्राइम मिनिस्टर्स को टाइम एंड अगेन बार बार डिस्टेबल करके उनकी गवर्नमेंट से उनको हटाया है, और यही एक पिक्चर वर्ल्ड वाइड गई, यही एक पिक्चर मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूं। शायद आपका वर्जन कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में रियलिटी यही है और दुनिया यही मानती है। उसको अगर चेंज करना है तो आप ही को एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी, आप ही को उसमें रहना पड़ेगा, आप ही को उसको आगे ले जाकर बेहतर करना पड़ेगा। और अगर जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक इस तरह की बातें वर्ल्ड वाइड होती रहेंगी। लेकिन अली, इंडियन कोर्ट्स का बिलीव हम कैसे करें, क्योंकि इन्होंने तो अफजल गुरु का जो फैसला दिया था इनकी कोर्ट्स ने, वो ये कहा था कि पब्लिक डिमांड पे हम इसको सजाए मौत दे रहे हैं अफजल गुरु को। तो इस तरह की कोर्ट्स बच्चों वाली कहाँ? एक पॉइंट मैं त्यागी जी का क्लियर कर दूं। त्यागी जी ने शिकवा किया, शिकायत की कि काउंसलर एक्सेस उसको नहीं दी जा रही है। उनको शायद इल्म में होगा या नहीं होगा, तो अभी शायद याद नहीं होगा इस वक्त, कि हाल ही में पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके जरिए काउंसलर एक्सेस की जो है वो कानून दिया गया। और उसके बाद जो है जब भारत ने उससे भी इनकार किया, तो फिर इस वक्त अभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अदालत में अपील दायर की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है कि काइंडली कोर्ट अपनी तरफ से कुलभूषण यादव के लिए एक वकील मुकर्रर करे, क्योंकि कुलभूषण यादव और उनके जो है वो मना कर रहे हैं। मतलब जब आप खुद मना कर रहे हैं वकील लेने से, पाकिस्तान ये कुछ कर सकता है। आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन के बाद ये आया है। और एक और चीज, मैंने तो आपका कसाब जिंदा रखा, ठीक रखा फांसी से पहले, आपने तो मेरे सरबजीत को वहीं पे मार दिया, वहीं पर जेल में ही। सेफ कहां है बताइए, कौन सेफ है? आप बताइए ना। आपको तो मैं आतंकवादी जो मेरे सामने मार रहे हैं मैं उनको भी रख रहा हूं, और मेरा कोई नागरिक आपके यहाँ गलती से चला जाता है, आप उसे जेल में भी नहीं जिंदा छोड़ते, और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं शांति की अपील करूं। ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली नहीं है। देखिए, एजेंडा सिर्फ इतना है। मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे, देखिए अगर हम इस मामले में देखिए, अगर हम, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि गलतियां दोनों साइडों से हुई है। मैं आपको कई ऐसे, लाहौर में यहाँ पे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गलती से बॉर्डर पार करके चले गए थे, उनके साथ भारतीय जेलों में जो कुछ हुआ, और उनके पास दे हैव स्टोरीज टू टेल एंड हॉरिफिक स्टोरीज टू टेल के भारतीय जेलों में उनके साथ क्या कुछ होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सर। देखिए, गलतियां कह लें या ज्यादतियां कह लें, आप इनजस्टिस कह लें, वो दोनों साइडों से हुआ है। मेरे पास भी बहुत सी स्टोरीज होंगी, आपके पास भी बहुत सी होंगी। दोनों साइड्स, अगर आप डेमोक्रेसी से आपने बात की थी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शाम डेमोक्रेसी है। आई कैन अभी मैं भारत का भी ये कह सकता हूँ, अभी जो दिल्ली कमीशन रिपोर्ट आई है, ये जो अभी हाल में हुआ था, आपके क्या नाम था उस बाग का आरजू जहाँ पे खवातीन प्रोटेस्ट कर, शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, उसके बाद मतलब एक रिपोर्ट आई, जिसमें रिपोर्ट ने बताया कैसे स्ट्रेट अपरेटस को इस्तेमाल किया गया एक खास कम्युनिटी को दबाने के लिए। इस तरह की चीजें बहुत निकल आएंगी। मुझे ये बता दें त्यागी जी, इसका हल क्या है भारत के पास? इसके भारत कहता है जी कि छुरी मत लेकर आए पाकिस्तान जब हमारे साथ मिलने आ रहा हो। यही शिकायत पाकिस्तान को है कि भारत भी जो है वो चाकू मत रखे अपने पास। अब आप ये देखिए कि अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो वो कल को जो है वो आज चाकू लेकर आ रहे हैं, कल को बंदूक भी लेकर आएंगे, कल को तोप भी लेकर आएंगे। इसका हल कोई नहीं है। और एक बात तो तय है आरज़ू, एक बात तय है, जंग होगी नहीं, जंग नहीं हो सकती। और जंग अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड होती है तो कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि अब वो बात खत्म हो गई है कि जनाब अब इधर से भी तोप चलेगी, इधर से भी बंदूक चलेगी, अब कुछ और होगा, अल्लाह ना करे कुछ और हो, ऐसा कुछ हो। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों की जो देश है, दोनों जो देश है, उनकी जो जनता है, उनकी जो आवाम है, उसको बिलाखिर इसका नुकसान हो रहा है। एक चीज जो त्यागी जी शायद यहाँ पे बैठ के एग्री ना करें, उनकी पार्टी से मुतल्लिक मैं कर रहा हूँ, देखिए बीजेपी ने पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उसको इक्तदार नहीं मिला, उसको
उसको ऑफिस नहीं मिला जिसने इंडिया सेंट्रिक पॉलिटिक्स की थी। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स है उसके। डेमोक्रेसी बहुत थोड़ा अरसा रही, आई एग्री। यहाँ पर आर्मी रूल रहा, जो डेमोक्रेसी आई वो भी कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, आई एग्री। बट पाकिस्तान ने फिनेटिक्स को कभी जनता ने सपोर्ट नहीं किया। एक बात आप माने कि मोदी जी की तकरीर, कोई भी ऐसी तकरीर नहीं गुजरती, कोई भी ऐसी स्पीच जो कि इलेक्शन की स्पीच हो जिसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो। देखिए आपके साथ तो चाइना ने भी बहुत बुरा किया। अभी हाल ही में जो चाइना ने किया वो पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान ने पिछले 10 वर्षों में नहीं किया होगा। तो चाइना के साथ अभी भी आपकी $88 बिलियन की ट्रेड चल रही है। अल्लाह करे और ग्रो करे आपकी ट्रेड। बट द प्रॉब्लम है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स रखी जाएगी ना और उस पर वोट लिया जाएगा, तो फिर वही चौकीदार वाला मसला है। फिर चौकीदार क्या बताएगा कि मेरा दुश्मन पाकिस्तान है। अगर अगर हम दोनों चौकीदार जो है उसको आराम से बिठा दें तो दोनों कंट्रीज जो है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, वरना इधर ही खड़े रहेंगे। आप मेरी एक बात सुनिए, मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम करें, आप वो वाले पड़ोसी बन जाए एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि आप बात भले मत करें, आप मत करें ट्रेड यार, नहीं चाहिए, कुछ नहीं करें, आप लड़ाई मत करें, बस आप कॉपरेशन भी मत करें, आप एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दें, बस आप ये कर ले। नहीं चाहिए भाई, आपने भाईचारा करके देख लिया, आपने गले लग के देख लिया, सब कुछ नहीं, मजा नहीं आया, फजूल गया। आप एक काम करें, वो वहां खुश, हम यहाँ खुश, बस टांग अड़ाना छोड़ दें एक दूसरे के दरमियान। ये तो दोनों की हुकूमतों को सोचना होगा, गवर्नमेंट्स का काम है जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बेहद ही खुश होऊंगा कि हैदर और आरजू में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान की, तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। एंड आई रियली प्रे फॉर यू बोथ। अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी, अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ज्यादातर एड्रेसेस में कहीं ना कहीं बात अगर हम हो रही है तो पाकिस्तान की होती है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि साहब आपका मुल्क हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। 2014 तक सीज फायर वायलेशन की लाइन लगी हुई थी। आप 99 में आ गए, आपने 71 में हंगामा किया, आप 62 में, आप 47 में। प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने बॉर्डर्स को जब तक सिक्योर नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपने कंट्री में हो रहे ब्लास्ट, अपने कंट्री में होने वाली इकोनॉमी की ग्रोथ, उसको नहीं बढ़ा सकता। पहले मुझे अपने घर की सीमाएं, उनको सील करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अगर पाकिस्तान की बात की तो ये एक मेजर इशू था, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन आतंकवाद, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, आए दिन तमाम तरह की सीज फायर वायलेशन, आए दिन ये चीजें होती थी। 2014 में हमने बड़ा सिंपल पॉलिसी अपनाया, पहले आपके पास प्यार से गए, आपने नहीं माना, उसके बाद हमने जवाब देना चालू कर दिया। आज देखिए मेरे देश में, कम से कम मैं बड़ा खुश हूं इस बात से कि 2014 के बाद से 2020 में आज कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, कोई ब्लास्ट, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चीजें बेहतर हुई, हमें डील करना पड़ा। आपने हमारे साथ कोशिश की, पठानकोट में सारी चीजें हुई, हम सर्जिकल स्ट्राइक लेकर पहुंच गए, आपने फिर से किया, हम एयर स्ट्राइक लेकर पहुंच गए, आपने तमाम तरह की चीजें की, हम पहुंच गए। क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जो एक जो प्रॉक्सी वॉर जो था, आतंकवाद ने जिस तरह से मेरे देश को डिस्टेबल करने की कोशिश की, वही एक सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट इशू था जिसको रिजॉल्व करना था। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आते ही वो किया। आप इसको फेनेटिक कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे देश की रियलिटी थी और उसके बाद से हम कहीं ना कहीं सुकून में हैं। एटलीस्ट मेरे देश पर आज आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। एक बात आपने कहा कि चाइना ने हमारे साथ ज्यादा किया, लेकिन बावजूद हम उसके साथ 88 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा करते हैं। हमने तो किया, उससे पहले हम उनको भी कहीं ना कहीं नहीं देते थे। डोकलाम में देखा आपने किस तरह से जवाब दिया गया उनको, किस तरह से माइन्यूट हुई। और दूसरी बात, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, डोकलाम के बाद भी आप देखिए ये सारी चीजें हुई। हमने ट्रेड जितना भी हमारा था, हमने तमाम बैंस पर बैन्स लगाए, 153 एप्स को भी बैन किया। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ही पूरी तरह से चाइना को बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर रवैया यही रहा और उनका यही स्टेगनेंट रोल रहा तो आज नहीं तो कल, नॉट इन अ मंथ बट एटलीस्ट इन अ ईयर, वो भी बाहर होंगे। बिकॉज अल्टीमेटली विल लुक फॉर एन ऑप्शन, और वो मिलेगा आराम से। क्योंकि सब जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया में जो ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स किस तरफ खड़ा है। वो फायदा नुकसान एक बात की बात है, लेकिन और बाकी कंट्रीज कहां खड़ी है, जापान कहां खड़ा है, इंडोनेशिया कहां खड़ा है, मलेशिया कहां खड़ा है, और तमाम कंट्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आप कहते हैं बार बार कि हमने पाकिस्तान सेंट्रिक कैंपेन चलाया, क्योंकि पाकिस्तान मेरे देश के लिए, मेरे देश की सेना के लिए, मेरे देश के आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। उसको हमने एड्रेस किया, आज हम सुकून में हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। आप चाहे 370 एब्रोगेशन की बात कर लें, चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें, चाहे राम मंदिर की बात कर लें, चाहे 3 तलाक की बात कर लें, तमाम तरह की चीजें हैं जिनको हम कर रहे हैं।
अब हम अपने इंटरनल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे घर की अपनी सीमाओं को सेव करना बेहद जरूरी था, जो मैंने किया। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि हाँ, गुंजाइश अभी भी है, बात जरूर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। किसका क्या कैंपेन है, उस बेसिस पर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप ड्राइव नहीं होते, ये आप भी मानेंगे। आप बेशक चाहे इलेक्शंस में क्या है, क्या चीजें होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक टेबल पर बैठकर एक कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम कम से कम इतना करें कि अगर एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते या फिर एक अच्छे रिलेशन में नहीं रह सकते, तो एक दूसरे के इश्यूज में टांग अड़ाना छोड़ दें। मेरा ख्याल ये इम्प्रैक्टिकल बात है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो टाइज है ना, वो इतना उलझी हुई है। अब 47 से पहले तो एक ही देश था, अब दोनों में जील भी बराबर है, लड़ाई करने का जज्बा भी बराबर है, सारी चीजें बराबर है, पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं, वो तमाम तरह की चीजें जो है, तो बेहतर है कि हाँ, बात हो। अब वो होती कब है, किस स्टेज पर जाकर हम चीजें कर पाएंगे, किस स्टेज पर हम उनको आगे एड्रेस करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बट मेरा अभी भी मानना है, एंड आई एम प्रीटी पॉजिटिव अबाउट इट, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो महीना, नहीं तो साल, मे बी 5 साल, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट सोल्यूशन वही है कि बात करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है चीजें चीजें जैसे अब जैसे पाकिस्तान की आपने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आपके यहाँ पर बॉम्ब फटा था स्कूल में, यकीन मानिए हिंदुस्तान में शायद 100 में से 70% लोगों ने जरूर मतलब रोए होंगे लिटरली, कि वो इतनी भयावह पिक्चर्स थी। वो सेंटिमेंट जनता आपकी है, चाहे जनता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आपकी साइड के हो, चाहे मेरे साइड के हो, कोई लड़ाई नहीं करता, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करता। लेकिन अल्टीमेटली जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो चाहे जनता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे पार्टी हो, उसको अपने देश के साथ खड़ा होना ही होता है। लेकिन आपस में कोई बिटरनेस नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें पॉलिटिकल लेवल पर, बहुत जरूरी है चीजों को चेंज करना, और शायद जल्दी होंगी भी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा तो खैर जब हमारे यहाँ भी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, तब भी इंडियन मीडिया ने बहुत कवरेज दी थी। लेकिन बात सारी आप लोग अपनी ही पोजीशन को नहीं सुनते। आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर मोदी जी कहते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी वो, बल्कि आपकी कांग्रेस पार्टी कहती है कि चाइना बहुत अंदर तक आ गया। और आप जो है अपनी हार को, या अपने जैसे कहना चाहिए अपनी कमजोरी को, आप लोग कभी मानते ही नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर आप हर चीज डालते रहते हैं। पाकिस्तान के ऊपर आप कारगिल की बात भी करते हैं, कारगिल भी पाकिस्तान ऐसा को इस तरह से हारा नहीं था। और जो आप कह रहे हैं कि जी अपने फौजी नहीं उठाए और ऐसे ही चले गए, तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने कहा है कि वो जगह ऐसी थी कि ऊपर नीचे पहाड़ी इलाका है, सीधा मैदान नहीं है, कौन कहाँ गया पता नहीं चला। आप लोग अपने फौजी उठा के हमें दे देंगे तो हम ले तो नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आप ये कहना चाहती है कि आप कारगिल, मतलब पाकिस्तान कारगिल हारा नहीं था, आप ही खुद आकर अंदर आए थे ना, प्रेस पास करके आप ही हिंदुस्तान के एरिया में आए थे। एक बात। दूसरा, अब आप जब बोल रही थी मैं सुन रहा था, तो बेहतर है कि आप सुने। दूसरा, आपके फौजी अंदर आए हैं, ये मानते हैं कि आपने इन्फिल्ट्रेट किया, ये मानते हैं कि आप ऊपर जाकर बैठ गए थे, आप ही के फौजी थे। अब आने के लिए तो उनके लिए आसानी थी, लेकिन जब वो आप ही की भाषा में चलो कह देता हूं, उनको जब मार गिराया गया तो उठाया नहीं गया, आपने डिनाई कर दिया। चलो खैर, इस बात से अलग आ जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि मेरे ही देश में मेरी ही ऑपोजिशन जो है सरेंडर मोदी कहती है। बहरहाल, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की किसी भी ऑपोजिट पार्टी को मैं कुछ भी गलत कहूं, या किसी भी लीडर को। लेकिन देखिए, एक नेता जो करीब 30 से ज्यादा इलेक्शन हार चुका हो, ठीक है, जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो आज ही एक सर्वे आया है जिसमें टोटल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए 2 लोग थे। जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको शायद 7-8% वोट मिले हैं, वो भी उनके जितने चापलूस हैं उन्होंने ही दिए हैं। हिंदुस्तान अपनी ऑपोजिशन को जरूर सुनता है, हमेशा सुनता है। मेरे देश की डेमोक्रेसी हमेशा से ही ऐसे फंक्शन हुई है। लेकिन जब चीजें इररेलेवेंट हो, तो मुझे लगता है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, तो मेरे लिए मेरा देश पहले, मेरी सरकार के लिए देश मेरा प्रायोरिटी है। अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर इस तरह की चीजें करता है, तो वो लॉजिकल नहीं है। जब जरूरत थी, जब चाइना की आपने बात की कि चाइना के टाइम पे ये सारी चीजें हुई, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे बात की, बात करने के बाद सारी चीजें डिसाइड हुई। बाहर आकर जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर आ जाती है, आरजू जी आप बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है, अच्छी तरह से जानती है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। और ये एक उनका पॉलिटिकल गिमिक है कि किसी भी तरह से, जिस तरह से उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, उसको गेन किया जाए और फिर से कहीं ना कहीं पावर में आने की कोशिश। ऑपोजिशन और जो मेन सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के बीच में हमेशा ये चीजें चलती रहती है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चलता रहता है, मैं उस चीज को नहीं कहता। बहुत सारे लोग आपकी तरफ से भी हिंदुस्तान की तारीफ कर देते हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आती है, बट मुझे लगता है कि वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है।
वो शायद बहुत ज्यादा इस सिचुएशन पे फिट नहीं बैठता। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई हिंदुस्तान की किसी बात की तारीफ कर दे। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, इवन हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल होता है अली कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है ऑपोजिशन अगर कुछ कहे तो उसका हमेशा उलट ही करती है, उन्होंने नहीं सुनना होता। जी अली आप क्या कहेंगे, आपने अच्छा, बात मैं कुछ चीजें ऐसी हैं, दोबारा मैं ये बात करूंगा, कुछ सच ऐसे हैं जो मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। त्यागी जी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने वो सेटिस्फाई करनी होती है, वो सारी बातें शायद नथिंग लाइक दैट एंड बिलीव यू मी, आप जैसा बोल रहे हो आई मीन ये बहुत ही अच्छा है। अगर सच बोला जाए मैं भी वही बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मतलब मुझे किसको एड्रेस करना है नहीं करना है, अगर मुझे इसी उम्र में इतना कुछ सोचना पड़ेगा तो आगे क्या सोचूंगा, अभी मैं वो सब नहीं सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ, और ये थोड़ा सा आप इसको अगर प्रैक्टिकल देखें, पाकिस्तान एक ना मुश्किलात में घिरा हुआ मुल्क है, उसको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, हमारा ग्रोथ रेट नीचे आ गया, हमारी एग्रीकल्चर रेट जो है वो नीचे आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जो राह सही कसर थी वो कोविड ने निकाल दी, और तकरीबन कुछ इस तरह का मतलब कोविड के जो इफेक्ट है वो इंडिया में भी नजर आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ग्रोथ रेट इफेक्ट हुई है, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, अगर आप सिर्फ इस चीज को देखें ना, क्राइम शो, अगर आप क्राइम शो देखती होंगी इंडिया में, बड़े अच्छे अच्छे क्राइम शो आते हैं, बड़े शौक से देखता हूँ मैं। उनमें पहली चीज एग्जैक्टली वो सीआईडी मैं देखता हूँ बड़े शौक से, उसमें वो दिखाते हैं कि जब क्राइम होता है तो उसमें सबसे पहले तो मोटिव क्या होता है उस आदमी का, और उसका बेनिफिशियरी कौन है, तब पता चलता है कि अच्छा भाई ये क्राइम जो हुआ इसके पीछे ये फुला फुला आदमी था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आरजू, एक ताकतवर मुल्क है और एक बड़ी इकोनॉमी है, वी एक्सेप्ट दैट। हिंदुस्तान को एक या दो धमाके करके डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, उसको शेक नहीं किया जा सकता कि मतलब उसकी हमने एक धमाका किया अगले दिन एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, हिंदुस्तान के की जनता जो है वो डिमोटिवेट हो गई, बस खत्म, ऐसा हो नहीं सकता। एंड पाकिस्तान नोज दिस। अब आप मोटिव देखें कि ये जो कुछ हो रहा है, मतलब इंडिया में कोई बम धमाका होता है, मासूम लोग मरते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए। आप ये देखिए पाकिस्तान को इसका फायदा क्या होगा। अब आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचें कि मैं फैटफ मेरे ऊपर बैठा हुआ है, सर के ऊपर ईगल की तरह देख रहा है मुझे। अच्छा, यूरोपीय यूनियन मुझे ईगल की तरह देख रही है कि पाकिस्तान गलती करे और हम इस पर एम्बार्गो लगाएं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब मुंबई में धमाका हो गया या किसी भी बालाकोट में धमाका हो गया इंडिया के, आप मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान को मालूम है इंडिया में कुछ भी होगा, ब्लेम सीधा पाकिस्तान पे आएगा क्योंकि पुराने एक दूसरे के एक एनिमिटी है, क्यों करेगा पाकिस्तान इसका? आप मुझे बता दें इसका फायदा क्या है पाकिस्तान को? कि या तो ये नहीं मैं तो बम धमाका तब करूं जब मुझे मालूम हो कि यार इस बंदे की जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे सुकून हो जाएगा। भारत के शायद जू भी ना देंगे बाल पे, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है वो, बहुत बड़ा आबादी है वो, मुझे मिलेगा क्या? मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे ये दोबारा कहता हूँ कि प्लीज अब पाकिस्तान को जिस तरह से इंडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एक स्टेट जो बनी ही टेररिज्म के लिए है, जो स्पॉन्सर ही टेररिज्म कर रही है, उसको कोई और काम नहीं है, मतलब जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, भारतीय मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई और काम ही नहीं है पाकिस्तान को। आप यकीन कीजिए, मैं आज आपके साथ बैठा हूं अभी ये इंटरव्यू करने के लिए त्यागी साहब के पास, तो आज हिंदुस्तान डिस्कस हुआ है। मैं एक मीडिया का आदमी हूँ, रात 10 बजे का टेलीविजन पर शो करता हूँ, हमें कई कई महीने गुजर जाते हैं इंडिया डिस्कस किए। आप यकीन कीजिए 5 अगस्त ये पहली दफा इसकी 5 अगस्त की एनिवर्सरी आई, उससे पहले 5 फरवरी जब कश्मीर डे मनाते हैं हम, या 14 अगस्त गालिबन या कोई एक आधा और होगा, या 65 की वॉर का दिन होगा। ये चंद गिने चुने दिन है जब मीडिया अपने प्रोग्राम में 24 घंटों में से 1 घंटा भारत को देता है। उसके बाद हमारे अपने प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, वी डोंट हैव टाइम कि भारत में क्या हो रहा है भाई। यही मैं कहता हूं कि प्लीज भारत में पाकिस्तान को ये पोर्ट्रे करना बंद कर दिया जाए कि पाकिस्तान को दुनिया में कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो दिन रात सोच रहा होता है कि भारत को डिसरप्ट, क्योंकि हमें पता है कि भारत को डिसरप्ट नहीं किया जा सकता भाई। लेकिन को समझिए। लेकिन अली इस चीज पे आपकी जो है ना, मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे जो हमारी साइड के आजाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और मेरी जब उनसे बात होती है तो पाकिस्तानी मीडिया से इस बारे में बहुत नाराज है कि वो कश्मीर डिस्कस ही नहीं होता सिवाय ये 2-4 दिनों के। मैंने कश्मीर के इलेक्शंस कवर किए जाके एज अ रिपोर्टर। मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूं कि कश्मीर, आजाद कश्मीर जो है, जिसको भारत की साइड से जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, आजाद कश्मीर में जिंदगी उतनी ही नॉर्मल है जितनी पाकिस्तान के किसी भी शहर में नॉर्मल है। वहां पर सब कुछ वैसे ही चल रहा है
लेकिन वहां पे कश्मीर भी तो हमें डिस्कस करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या डिस्कस करूं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या लॉक आजाद कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है क्या, नहीं, मैं आजाद कश्मीर की बात नहीं कर रही, इंटरनेट क्या मैं डिस्कस जम्मू करूं एंड वहां पर? कश्मीर की बात कर रही हूँ कि हाँ, जम्मू मैं एंड कश्मीर एग्जैक्टली डिस्कस होना चाहिए, वहां पर एग्जैक्टली क्यों वहां पे जो मैं कुछ वही हो। तो करता हूँ, एग्जैक्टली हमें करना चाहिए जो हम नहीं करते, मगर इस सुस्ती की वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुस्ती है हमारी, इट्स लेजीनेस के हम नहीं करते। बट ये एविडेंट है इस चीज का आरजू जी, कि भारत के अंदर क्या हो रहा है हमारे लिए कितना मैटर करता है। नॉट बिकॉज कि हम समझते हैं कि भारत हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स which वैसे it has to deal with। हम भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करके हमें कोई फायदा नहीं है, हमें पता है ब्लेम भी हम पे आएगा सीधा, तो हम क्यों करवाएंगे ऐसा। बिल्कुल नहीं, मैं लास्ट कमेंट के लिए त्यागी जी की तरफ चलूंगी, लेकिन यहाँ पे बस एक कमेंट अली और करना चाहूंगी आपको कि जब हमारे यहाँ चैनल्स बंद हुए थे ना, इंडियन न्यूज चैनल्स बंद हुए थे जिस जी जमाने में, तो मेरे मेरे फादर ने कहा, ही वाज आल्सो जर्नलिस्ट, वो कहने लगे कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो ये नहीं सुनना चाहता कि उसके दुश्मन क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो हमें, मेरा ख्याल है, न्यूज चैनल्स दोनों साइड पे ओपन होने भारत चाहिए। में भी बंद है। जी, दोनों जगह होने पहला, चाहिए। जी देखे, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, ये वैसा है कि माँ का जीवन पूरा अंधेरे में रहा और बेटे का नाम लालटेन रख दिया आपने। इसको मैं आपको एग्जाम्पलीफाई भी कर देता हूं कैसे। कबायली आपके आए, कश्मीर को आपने कब्जा किया और नाम रख दिया उसका आजाद कश्मीर। ऐसा हो सकता है क्या? कब्जे की चीज आजाद कश्मीर कैसे हो सकती है? हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं क्योंकि आपने कब्जाया था हमला करके, तो वो आजाद कश्मीर नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान 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 करता रहता है, हिंदुस्तान की मीडिया वो क्यों करती रहती है, हमारे पास काम है, हम पाकिस्तान को ज्यादा डिस्कस नहीं करते। 2014 के बाद साहब, हैदर साहब, हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया है। अगर हमें दिन रात भी वो एड्रेस करनी है ना, तो हम करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का नाम कितनी बार ले रहे हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि मेरे देश के बॉर्डर सेफ रहें। जो एक स्टेट या फिर उसके कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी आप उनको कह लीजिए, अगर मेरे देश के पीस को, मेरे देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे न्यूज चैनल्स को अगर दिन रात भी वो करना है, करें। मेरे देश में अभी, जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, लोगों के कहने के लिए बहुत छोटी सी बात होगी, और आरजू इस बात पर काफी बार आई भी है न्यूज चैनल्स पर। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर हैं जिनका एक मर्डर कह लीजिए, सुइसाइड, जो भी वो हुआ, उसको भी न्यूज चैनल्स दिन रात उठा रहे हैं, एंड मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ, करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है साहब, दिन रात 24 घंटे 24/7 इसको डिस्कस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब सिर्फ यही चाहते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन निकले। तो पाकिस्तान अगर हमारे लिए प्रॉब्लम था, या पाकिस्तान की जो सीज फायर वायलेशन प्रॉब्लम थी, या फिर आतंकवाद प्रॉब्लम था, तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन उसका होना ही चाहिए। और अगर उसको डिस्कस किया जा रहा है मीडिया में, मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूं आपको, आपने कहा इंडिया के बारे में काफी तारीफ के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान भी एक चीज में बहुत बहुत बेहतरीन है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि हम लोगों को एक बेहतर तरीके से एजुकेशन दे पाए, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक एजुकेशन है जो इस दुनिया में सबसे बेहतर है, वो है बम बनाओ एजुकेशन। कैसे बम बनाने हैं, कैसे कमर पे लादने हैं, कैसे उसको यूएस तक ले जाना है, कैसे तारों के नीचे से हिंदुस्तान में आना है, कैसे मुंबई पहुंच जाना है। उस एजुकेशन में आपका यूनाइटेड स्टेट्स भी बराबरी नहीं कर सकता, ये भी रियलिटी है। आप इसको बिल्कुल अन्यथा और अलग तरीके से ना लें, लेकिन ये आज रियलिटी है। और यकीन मानिए, आप मेरे भाई जैसे हैं, हम उम्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और अगर हम आज नहीं करेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, आरजू गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी आवाम गलत है, बहुत बेहतरीन है, सब हम जैसे लोग हैं, एक ही तो देश था। लेकिन हमें उन लोगों को बनाना है जो हमारे पूर्व में रहे हैं। 47 से पहले एक ही देश था, हमने कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया को दिए। आर्यभट्ट हमने दिए, चाणक्य हमने दिए, सुश्रुत हमने दिए, महावीर हमने दिए, भास्कराचार्य हमने दिए, शहनाई वादक अताउल्लाह खान हमने दिए, बहुत लोग हैं, मतलब उसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं, वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और यकीन मानिए, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं और नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की जो प्रॉब्लम है, उसको आज नहीं तो कल हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा। मैं इस पे एक पॉइंट में देना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे बात अब आई है, देखिए मैं पहले तो पाकिस्तानी हूँ, जैसे पहले त्यागी जी हिंदुस्तानी है, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। जो बिल्कुल बात है उन्होंने की ना कि हमारा देश जो है वो
एक ही एजुकेशन देता है बॉम्ब बनाने की। देखिए मैं इसको मैं रिफ्यूट करूंगा इस इल्जाम को, क्योंकि ये गलत बात है। हमारा देश जो है नहीं, वो आपके ऐसा नहीं है ऊपर कि नहीं यहाँ है, पर आपके ऊपर नहीं, नहीं हैदर आपके ऊपर, देखिए आपने आपको ऐसा नहीं, ऐसा इम्प्लाई हुआ, ऐसा लगा कि पाकिस्तान नहीं का गलत कल्चर गलत, अगर आपको ऐसा लगा मेरा, नहीं 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 है जी। नहीं, हाँ अगर तो गलत किसी है। किसी मैंने किसी मैंने किसी उसको आपको की करेक्ट तरफ करके से कहा कि नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं मैं अपनी आप बात इतने नहीं कर अच्छे रहा से मैं बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। बात है। अगर कोई ग्रुप ऐसा कर रहा है सर, तो उसका पूरे का पूरा इल्जाम किसी आप पूरी जनता पर नहीं लगा सकते। जैसे मैं सर फर्स्ट एड्रेस समझे कीजिए ना, अगर मेरे अगर विपक्ष सर के नेता ने सरेंडर गांधी कहा, मैं आरजू काजमी एड्रेस ने कोट किया कर दिया सर उसको। सर मैंने हिस्ट्री कोट एड्रेस कर किया। दिया जाता है अगर किसी के देश में कुछ गलत होता है तो। त्यागी साहब, त्यागी जी, देखिए मैंने एड्रेस कैसे किया कि एक वक्त था कि मैं खुद जब न्यूज डेस्क पे बैठा करता था तो मैं रोजाना बम धमाके की खबर बनाया करता था। एक वक्त पाकिस्तान में यह था, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बम धमाका ना हो। हमने उसको एड्रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले की तरह नहीं है, इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, उन पर भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। उसको हमने एड्रेस किया। हमने ये नहीं कहा कि जनाब हाँ हम मानते हैं कि कहीं कहीं और से स्पॉन्सर हुई, पर उसको वो हमारा मसला था, हमने उसको किया सर। अगेन सुकून दोनों जानिब नहीं है। भारत में अगर आज दहशतगर्दी नहीं हो रही है तो भारत में फिर क्रिमिनल वायलेंस जो है वो हो रहा है। ये भी दहशतगर्दी ही होती है। दहशतगर्दी का मतलब ये नहीं होता कि कोई दाढ़ी वाला आदमी आके बम बांध के बम फोड़ेगा, इसको दहशतगर्द मानेंगे, इसी को हम टेररिज्म मानेंगे। टेररिज्म कैन बी 10 इन मेनी सेकंड का वेज। आंसर दे देता हूँ सर, 10 सेकंड का आंसर दे देता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि मेरे देश में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, मेरे देश में इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी थे, मुसलमान। आप एक हिंदू को किसी को कम से कम वाइस प्रेसिडेंट भी बना दीजिए, उप प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, तो आप ये वाली आर्ग्यूमेंट करने के लिए लीगल हो जाएंगे। तब तक ये आर्ग्यूमेंट इलीगल नहीं है। आप इतना कर दीजिए। मेरा देश कम्युनल होता तो ऐसा होता क्या? मेरे देश में अब्दुल कलाम को इतना पूछा जाता है, किसी हिंदुस्तान में किसी शायद हिंदू को इतना प्यार ना करते हो। मेरे खुद के घर में अब्दुल कलाम साहब के मेरे बेडरूम में तस्वीर लगी हुई है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। नहीं त्यागी जी, देखिए हम फिर उसी डिबेट पर आ गए जो अक्सर टीवी शोज पर हुआ करती है। मैं नहीं चाह रहा था कि उस डिबेट में हम पढ़े, क्योंकि आप भी तो फिर मेरा ख्याल इसको खत्म करते हैं। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन ये शो रहा। आरजू जी मैं ये आगाज में मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि इतना कुछ है। वी हैव स्केलेटन्स इन आवर क्लोजेट, यू हैव स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट, वी माइट बी हैविंग इन आवर्स। तो इतना कुछ है सर कि वो हम अगर निकालने डिग आउट करने लग जाएंगे तो फिर हम शायद दोनों जो है वो शर्म से अपना मुंह छुपा लेंगे। तो उससे बेहतर असर नहीं जाया जाए। अग्री। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। आई होप कि हम कुछ इसमें से बेहतर कर सके और ये जो जिससे जो शिकायत है हम उसको दूर कर सके, और दोनों को बहरहाल काम करने की जरूरत है उस पर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।